हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल द फिडियाज एकेडमी पे बहुत बहुत करता हूं। मैं कपिल शांडिल्य। और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छे रूट पे चल रही है, अच्छे रूटीन में चल रही है, बिल्कुल शेड्यूल में चल रही है। और आप प्रॉपर जो डेडिकेशन के साथ, पूरे पोटेंशियल के साथ, अपने पूरी एनर्जी के साथ जो है उसमें जुटे हुए हैं, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरत रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी अब क्लास। और क्लास ज्वाइन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि रेगुलर स्टडीज जो क्लासेज आपकी आती हैं वो आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ आप हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक पे भी, या मेटा जिसका नया नाम है, उस पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती रहती है। इसके साथ साथ वहाँ पर क्विज वगैरह आपको दिए जाते रहते हैं, जिससे आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ जो वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको, इसके अलावा वहाँ पर आप हमारे साथ अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप अलग से बना हुआ है, उस डिस्कशन ग्रुप पे अपनी क्वेरीज रख सकते हैं, जिससे आपको क्वेरीज का जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो हमने लॉन्च किए हुए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा उन कोर्सेज के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टार्ट अर्ली, रीच अर्ली। आप जल्दी शुरुआत करेंगे तो बाकी उससे पहले ही पहुंचेंगे। आप 1 घंटा पहले निकलते हैं घर से, तो 1 घंटा पहले ही पहुंचेंगे ना। तो आप भी सभी बाकी लोग जो इंतजार करते रहते हैं उनसे पहले स्टार्ट कीजिए, ताकि आप जल्दी पहुंच जाए। और वेल बिगन इज हाफ डन। और सही शुरुआत जो है मान ली जाती है कि आपकी आधा काम हो चुका है, अच्छी शुरुआत हो जाए तो आप सभी जो है यहाँ प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्वालिटी क्लासेस देने की कोशिश हो रही है, यूट्यूब पे भी और हमारी ऐप पे कोर्सेज में भी। वेल बिगन इज हाफ डन। हालांकि मैं कहता हूँ कि शुरुआत ही सबसे कठिन होती है। एक बार शुरुआत करने सफर पे निकल पड़ो, ठीक है। तो एक कहावत है कि मंजिल तो मिल जाएगी कुछ देर बाद ही सही, लेकिन अ, नादान तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल तो मिल ही जाएगी, कुछ ठहर कर ही सही, पर नादान तो वो है जो सफर से निकले ही नहीं। आप जो सफर आपने जो इख्तियार किया है, जिस सफर पर आप लोग को निकलना है, उस पर जल्दी निकलिए, ठीक है। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि हमारी ऐप पर आपको जो कोर्सेज मिल जाएंगे वो डीएसएसपी पीआरटी का कंप्लीट कोर्स है, जो कि गूगल मीट का कोर्स है। ये कोर्स हमारा पेट कोर्स है। इसमें हम मिनिमम मैक्सिमम 60 बच्चों को लेते हैं। और इसके अंदर हम बिल्कुल एक्चुअल क्लासरूम जो होती है उस जैसा माहौल में टीचर आमने सामने पढ़ाते हैं गूगल मीट पे। ये उन बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, और वो ट्रैवलिंग करके ऑफलाइन एकेडमी नहीं आ सकते हैं। उन बच्चों के लिए हमने इसको शुरू किया है। तो ये उन बच्चों को हेल्पफुल है, बिल्कुल आमने सामने बैठकर। और हर तरीके से उनको रोजाना गाइडेंस के साथ पढ़ाया जाता है, और हर तरीके से उनको नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रैक्टिस सेट, नोट्स, सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा दूसरा कोर्स जो है हमारा है वो ऐप पे कोर्स है, ये गूगल मीट पे कोर्स है, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें पीआरटी के बच्चे तो हैं ही, साइकोलॉजी फुल पीआरटी का बच्चे तो हैं ही, और इसके अलावा टीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं और पीजीटी की तो जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पार्ट 1 की गाइडेंस आपको दी जाती है, उसकी कोचिंग दी जाती है। अब है डीएसएसबी जनरल पार्ट पेपर। जनरल पेपर में आपको ये ऐप का कोर्स है, ये ऐप पर डिस्काउंटेड वे में दे रहे हैं। ऐप वैसे कोर्स इतने का है, लेकिन इसको 2999 में आपको पार्ट 1 की कोचिंग दे रहे हैं। डीएसएसबी का पार्ट 1 जो कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सब के लिए एलिजिबल है। इस पे अभी एनरोलमेंट खुले हुए हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में है, कुछ क्लासेज ही आई हैं, इसका टाइम टेबल बन चुका है। तो ये बनाया गया है आपके लिए सितंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है पीआरटी का, और मई में जो एग्ज़ाम, अप्रैल मई में जो एग्ज़ाम पीजीटी के, और जुलाई में जो टीजीटी के होने वाले हैं, उनके लिए टाइम बाउंड में इसका सिलेबस करवाया जा रहा है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम जैसे ही सीटेट का रिजल्ट आ जाता है, वैसे ही डीएसएसबी का नया बैच शुरू कर देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं सीटेट के रिजल्ट की। और जैसे ही वो पॉजिटिव आता है तो वो बच्चे ज्वाइन करेंगे। कई बच्चों से बात भी हो रखी है, तो हमने उनको ये बताया कि अगर आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टाइम खराब करने वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर आप सीटेट का रिजल्ट अगर का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए एक नया कोर्स भी लॉन्च होगा। अब डीएसएसबी नर्सिंग की वैकेंसी डिक्लेयर की गई है, तो डीएससी जो नर्सिंग का कोर्स बहुत कम अवेलेबल होता है, तो पार्ट 1 की तैयारी के लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये कोर्स जो है आपको डिस्काउंटेड वे में उतने ही 2999 में आपको मिल जाएगा। अगर आप पूरा पीआरटी की कोचिंग लेना चाहते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 की, तो कंबाइंड वे में 3999 में आपको ये अवेलेबल है। ओल्ड स्टूडेंट अगर हमसे कभी कोई पढ़ा है, ठीक है। हाँ, मैं टीम बता देता हूँ कि मैं जीएस करवाता हूँ, कपिल शांडिल्य, ठीक है। और मैथ्स आप जब सभी जानते हैं,
मैथ गौरव सर करवाते हैं, ठीक है। और रीजनिंग जो है वो अमित सर करवाते हैं। साथ ही साथ अगर इंग्लिश की बात करें तो वो श्रीकांत सर है। श्रीकांत सर आपको करवाते हैं इंग्लिश। सारिका मैम आपको करवाती है हिंदी। मतलब पूरी टीम को मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको अगर इसके अलावा क्या रहेगा जी, मैं हाँ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जो है वो हमारे जो साइकोलॉजी एक्सपर्ट हैं गोविंद सर वो करवाते हैं, ठीक है। वो पहले से ऑफलाइन में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे पढ़ाते रहे हैं, आप वो ऑनलाइन पहली बार आए हैं। तो साइकोलॉजी मतलब आपको प्रॉपर टीम जो है अवेलेबल है यहाँ पर। कोई जो है दिक्कत नहीं है कि भाई एक ही टीचर को टाइम, कोई टाइम की दिक्कत नहीं है, कहने का मतलब कि अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये जो है अभी भी जो है इस पे एनरोलमेंट ओपन है। और रिकॉर्डेड क्लास जो हुई है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा डेमो क्लास आप देख सकते हैं, डेमो क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जो डेमो क्लासेस फ्री हैं आप देख सकते हैं। आपको अच्छी पसंद आती है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल साइकोलॉजी का बैच है जो बस साइकोलॉजी पार्ट 2 की तैयारी करना चाहते हैं। DSSB PRT 1 जो होता है पार्ट 2 होता है, तो उसके लिए भी ये अवेलेबल है, डिस्काउंटेड वे में है। और DSSB पार्ट 2 क्रैश कोर्स जो कि अभी 42/21 कोड और 47/21 जो मार्च में एग्जाम होना है, उसके लिए एक महीने में ही टारगेटेड वे में ये कोर्स शुरू किया गया है। ये 999 में आपको अवेलेबल है। तो जो ओल्ड स्टूडेंट है वो टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक मैसेज छोड़े, ठीक है। उनको लिए स्पेशल डिस्काउंट अलग से है, ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया ओल्ड स्टूडेंट्स ने, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। बच्चे काफ़ी पूछते रहते हैं कि सर ये कहाँ पर है, कैसे ज्वाइन करें। कुछ बच्चों ने टेलीग्राम पे मैसेज भी किए हैं, कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं कि कैसे ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज व्हाट। एयर की हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री है उसको क्या कहा जाता है, हवा के गर्म ठंडे होने की डिग्री को क्या कहा जाता है। तो उसको मौसम कहा जाता है, या टेम्परेचर कहा जाता है, या क्लाइमेट, या फिर सीजन, क्या कहा जाता है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या है। तो ये टेस्ट ही चल रहा है आपका, ठीक है। ये पार्ट क्वेश्चन कुछ रह गए थे, तो आप लाइव टेस्ट में अपने आप ज्वाइन कीजिए। लाइव टेस्ट में ज्वाइन करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आंसर ठीक है या गलत है, आपकी तैयारी क्या है, आपको माहौल मिलेगा। अब बाद में जब ज्वाइन करते हैं टेस्ट तो आप तब भी ले लेते हैं, लेकिन बाकी बच्चों के साथ रैंडम एकदम से उतने टाइम फ्रेम में उसका आंसर देने, बच्चे कितनी स्पीड में आंसर देते हैं। मान लीजिए आपने बहुत सोच के आंसर दिया, किसी दूसरे बच्चे ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया, मतलब उसकी तैयारी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा तैयारी की जरूरत है। तो इस तरीके से आप अपने आप को आंक सकते हैं। तो ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए लाइव, ठीक है। तो हवा के ठंडे और गर्म होने की डिग्री को क्या कहा जाता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस, ये सिंपल सी डेफिनेशन है टेम्परेचर की, ठीक है। इसको टेम्परेचर कहा जाता है। क्लाइमेट जो है ना 20 से 25 से 30 साल तक की जो क्लाइमेटिक जो वैसे मौसम की जो कंडीशन है उसका एवरेज निकाल के क्लाइमेट को डिसाइड किया जाता है कि भारत का क्लाइमेट कैसा है। सीजन ये बदलता रहता है, 2-3-4 महीने में बदलता रहता है। मौसम डे टू डे और 1 घंटे 2 घंटे के बीच की जो सिचुएशन होती है उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये तापमान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन है टोटल हमारे पास। विच लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, कौन सी लेयर जो है वो ऑलमोस्ट क्लाउड से फ्री होती है, लगभग मुक्त होती है। ट्रोपोस्फेयर, मेजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, कौन सी है बादलों से मुक्त। तो शोभ मंडल में जो है ना बादल बनते हैं, बिजली गिरती है, सारे काम होते हैं, ठीक है। तूफान आते हैं, तो यहाँ पर तो सब सारी मौसम संबंधी सारी घटनाएं यहीं पर होती है, सबकी सब होती यहीं पे होती है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब है मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर में तो उल्का पिंड जलते हैं, ठीक है। इसका एक ही क्वेश्चन आता है कि उल्का पिंड जलते हैं। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, दिस इज द एरिया जो कि बादलों से लगभग मुक्त है, यही है। और यहीं पर जो है एरोप्लेन के उड़ाने के लिए आइडियल कंडीशन मिलती है, और यहीं पर ओजोन भी मिलती है। थर्मोस्फेयर, यहाँ पर एक लेयर है जिसको कहते हैं आयनोस्फेयर, ठीक है। आयनोस्फेयर में क्या होता है, लाइट एयर्स होती है और हाईली आयनाइज्ड होती है, आयनाइज्ड एयर होती है। इसकी वजह से वो नीचे से जब रेडियो सिग्नल आता है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, तो रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। थर्मोस्फेयर के अंदर आयनोस्फेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेज एट दिस डिग्री एंड बॉइल्स एट दिस डिग्री। तो सेल्सियस स्केल पे पैमाने पर देखें तो पानी कितने डिग्री पर फ्रीज हो जा सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज हो जाता है, और 100 डिग्री पर ये बॉयल हो जाता है। ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये सही आंसर है। सीधा सीधा आंसर बताने में फायदा है, बाकी ऑप्शन को डिस्कशन करने का कोई यहाँ पर तुक नहीं बनता है। इन विच लेयर meteorites बर्न ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। देखिए meteor होता है, एक meteorite होता है। meteor की बात करें तो meteor वो है जो कि ऊपर कंप्लीटली जल जाते हैं, और meteorite वो होते हैं जो
जमीन पर पहुंच जाते हैं, थोड़े बहुत इनका पार्ट बच जाता है, काफी बड़े साइज के होते हैं। तो ये कहना है कि कौन से लेयर में, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में मेटेओराइट जो है वो बर्न करते हैं, जलते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड किस परत में जलते हैं? थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, सौरमंडल, समताप मंडल। थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। सही आंसर क्या होगा? सौरमंडल तो नहीं है, समताप मंडल भी नहीं है। मेसोस्फेयर इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर मेसोस्फेयर में आके वो जलते हैं। यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ, थर्मोस्फेयर में आयनाइज्ड एयर होती है, तो आयनोस्फेयर होता है जो कि रेडियो सिग्नल के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। उसके बाद क्षोभ मंडल, यहाँ पर मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। और ये समताप मंडल, यहाँ ओजोन होती है, और यहाँ पर बादल नहीं होते एरोप्लेन के उड़ाने के लिए, ये इम्पोर्टेंट एरिया है। ठीक है। और वो क्योंकि ओजोन होती है तो इसलिए वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को भी जमीन धरती पर आने से रोक देती है, जिस जो कि हार्मफुल है लिविंग बींग्स के लिए। विच इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर? हवा में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में गैस कौन सी है? अगर कंपोजिशन आपको याद होगा तो N2 एलिमेंटल फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन होती है। ठीक है। उसके बाद ऑर्गन होती है। ठीक है। और साथ ही साथ फिर CO2 होती है। ये हमारा सीक्वेंस है, ऊपर से नीचे की तरफ चले तो मैक्सिमम पार्ट जो है वो नाइट्रोजन का होता है। उसके बाद 21% जो है वो ऑक्सीजन होती है। ऑर्गन जो है 0.93% होती है। एंड ये CO2 जो है वो 0.03%। ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, यही है। सबसे ज़्यादा पूछा है तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो गैस है वो डायरेक्टली प्लांट्स नहीं ले सकते। इस गैस को डायरेक्टली प्लांट नहीं ले पाते हैं। इसको एलिमेंटल फॉर्म में प्लांट्स नहीं कंज्यूम कर पाते, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है बहुत सारी बैक्टीरिया के द्वारा। और वो प्लांट्स फिर उसको उस फॉर्म में नाइट्राइट्स और नाइट्रेट के फॉर्म में ले पाते हैं। कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी हैं जो कि इसको फ्री लिविंग रहते हुए भी फिक्स कर देते हैं। और कुछ सिम्बायोसिस से करते हैं, जो कि जैसे राइबोसोम है वो लेग्यूम प्लांट्स की जड़ों में रहता है, तो वो इसकी फिक्सेशन कर देते हैं, जिससे ये नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाती है प्लांट्स के लिए। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन में दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन है, जिन दोनों दोनों ही जो जो लोग जुड़े हैं दोनों को फायदा होगा। तो लेग्यूम प्लांट्स की जड़ों में बैक्टीरिया को खाना मिलता है, और बदले में बैक्टीरिया उनको नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया नाइट्रोजन। अब बात करते हैं, द एयर प्रेजेंट इन इज हाईएस्ट एट, सॉरी, एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट। देखिए, वायु दाब सबसे अधिक कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेन्स में, मैदानी स्तर पर, प्लेचू पर, सी लेवल पर, या माउंटेन लेवल पर? इसको मैं एक चित्र बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है माउंटेन्स। ठीक है। ये है प्लेचू, क्योंकि प्लेचू की चोटी नहीं होती। ये प्लेन्स हो गया, थोड़ा 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 नीचे जाएगा, और यहाँ पर ये हो गया समुद्र। ठीक है। और ये है, मान लीजिए, एटमॉस्फेयर का अपर अपर जो मैक्सिमम जो रीच हो सकती है वहां तक। तो यहाँ पर अगर आप एयर प्रेशर काउंट करेंगे तो ये देखिए, सबसे ये छोटा सा कॉलम एयर का यहाँ प्रेशर लगाएगा। प्लेटों पे देखिए तो इसका साइज बढ़ गया है, तो यहाँ पर ज़्यादा एयर प्रेशर लगा रही है। एयर का प्रेशर जो है, कोई व्यक्ति यहाँ पे होगा उसके सिर पर ज़्यादा आएगा। तो अब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे ये बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर माउंटेन्स पर एयर प्रेशर सबसे कम है। ठीक है। ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो गया, और प्लेटों पर, और ये मैदान पर इससे ज़्यादा हो गया। और अब देखिए, सी लेवल पर सबसे बड़ा कॉलम है, तो सी लेवल पर जो है सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर होता है। इसके अलावा एक और बात है, ये तो हो गया एयर कॉलम की बात, लेकिन ग्रेविटी की वजह से ज़्यादा एयर नीचे की तरफ होती है, तो जितना नीचे होगा उतना ही ज़्यादा एयर प्रेशर होगा। राइट आंसर हमारा हो गया सी लेवल। ठीक है, बाकी नहीं है। और इनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए भी ये चित्र काम आ सकता है, अगर आपको सीक्वेंस पूछ ले तो। मेजर पार्ट ऑफ एयर इज कंस्टिट्यूटेड बाय व्हाट? वायु का सबसे प्रमुख भाग किसके द्वारा निर्मित होता है? क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। फिर नाइट्रोजन के द्वारा निर्मित होता है। फर्स्ट नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में है, 78% है। ऑक्सीजन जो है वो 21% है, अप्रोक्स है। कभी कभी 20.9 ऐसे अगर कुछ लिख देता है वो अप्रोक्स हो जाता है। 0.03% है। एंड इनर्ट गैस इसमें आपको आर्गन देखने को मिल जाती है, तो वो 0.93 है। ठीक है। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया, आपको ये याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हेल्प इन बर्निंग? कौन सी गैस है जो बर्निंग को हेल्प करती है? तो नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप बुझाने में काम आती है। ठीक है। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, उसमें कौन सी गैस होती है, कई बार पूछ लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसमें कार्बोनेट होते हैं और वाटर होता है, और उसको आप जब हिलाते हैं तो दोनों मिक्स करके जो है वो CO2 रिलीज करती है। तो ये तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में होती है।
तो ये बर्निंग को कैसे हेल्प करेगी? बिल्कुल नहीं हेल्प करेगी। ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी जब आधी चीज जलती है ना, जो कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, तब ये निकलती है। तो जैसे मान लीजिए आप, मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था कि अगर किसी बंद कमरे में खिड़कियां और दरवाजे बंद करके कोई अंगीठी जला दी जाती है, तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसकी वजह से वहाँ फ्यूल का कंबशन कम होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो एंड प्रोडक्ट है बर्निंग का। ठीक है। ये बर्निंग में हेल्प नहीं करती। और ये गैस जो है काफ़ी जहरीली होती है। जहरीली किस लिए होती है? क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो है ये हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, इसका काम होता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेकर जाता है, लेकिन बाहर ये वापस CO2 ले के आ जाता है। लेकिन अगर CO2 की जगह इसके साथ CO मिल जाता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन जाता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। और ये स्टेबल प्रोडक्ट होने की वजह से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैरी करना बंद कर देता है। और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होने का मतलब पॉइजनिंग हो गई है। जब भी बॉडी के अंदर, जब जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर अगर ऑक्सीजन कम हो गई, इसका मतलब वो पॉइजनस गैस हो गई है। कल हमने बात की थी, अगर O2 कंप्लीटली O3 में कन्वर्ट हो जाए, सारी की सारी O2 O3 में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या होगा? तो अब ऑक्सीजन नहीं, जहाँ पर नहीं है, तो वो जहर, वो हवा जो है वो पॉइजनस है। हमें तो जीने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, O3 थोड़ी चाहिए। तो इसलिए ये पॉइजनस हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी एंड प्रोडक्ट है। दिस इज आल्सो नॉट हेल्पिंग इन कंबशन। ठीक है। ऑक्सीजन इज हेल्पिंग इन कंबशन। ऑक्सीजन राइट आंसर है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन, ये तो हेल्प करता है कंबशन, किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी गैस कंट्रोल करती है कंबशन को? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को जो है वो कंबशन को कंट्रोल करती है, क्योंकि ये भी 78% है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी 21% है। अगर ये घट जाती है तो कंबशन बढ़ जाएगा, और ये बढ़ जाएगी तो कंबशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है। तो नाइट्रोजन कंट्रोल करती है, लेकिन ऑक्सीजन हेल्प करती है। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वी यूज इन ब्रीथिंग? इनमें से कौन सी गैस को हम यूज करते हैं ब्रीथिंग में? इनमें से कौन सी गैस हम सांस लेने में प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नन ऑफ दिस। कौन सी गैस जो है वो सांस लेने में उपयोग करते हैं? देखिए, सांस लेने में हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं, वो फेफड़े के अंदर जब ये हवा जाती है, तो ऑक्सीजन अंदर आ जाती है और CO2 बाहर आ जाती है। ठीक है। तो हम कौन सी गैस को यूज कर रहे हैं? ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं। ऑक्सीजन इज लाइफ गिविंग। अगर बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है तो हमें सुस्ती आ जाती है और हमें एनर्जी नहीं मिलती। ये ऑक्सीजन क्या करती है? जो अंदर फूड होता है बॉडी पार्ट्स के अंदर, वो फूड में O2 जब जुड़ता है और इसके रिएक्शन होता है, इसको ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहा जाता है। ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसको कहा जाता है। सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात की है। बाहर से जो हवा अंदर आई है, ये लंग्स के अंदर आ गई है। ठीक है। और लंग्स से CO2 बाहर चलेगी, इसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाहर का रेस्पिरेशन, बाहर रेस्पिरेशन। लेकिन जब ये हवा ब्लड के द्वारा बॉडी ऑर्गन्स में जाती है, तो फूड के साथ O2 जब जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है और एनर्जी निकलती है। एनर्जी के साथ साथ बाय प्रोडक्ट CO2 निकलता है। ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये CO2 बाहर आ जाती है। इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से ये रेस्पिरेशन होता है और ऑक्सीजन हेल्प करती है किसमें? हमारे मतलब एनर्जी रिलीज करने में। तो कौन सी गैस है जो सांस लेने में हम प्रयोग करते हैं? वो ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन अंदर नहीं जाता है, ध्यान रखना, CO2 बाहर आती है। ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रोडक्ट बनाता है, ना कि नाइट्रोजन के साथ। कभी नाइट्रोजन अंदर नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आपके आंसर भी ठीक ही आएंगे। अब है विंड इज, हवा क्या है? विंड कहाँ पर है? अराउंड एयर अराउंड अस, इसको विंड कहते हैं, या राइजिंग हॉट एयर को कहते हैं, या एयर इन मोशन को कहते हैं, या नन ऑफ दिस। देखिए, हमारे चारों ओर जो हवा है, क्या उसको विंड कहते हैं क्या? वायु। ठीक है। विंड को हिंदी में क्या कहेंगे? मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट नहीं कर पाया। तो विंड को क्या कहेंगे? हवा चल रही है। वायु तो हर जगह है। तो वायु जो है वो हर जगह है, लेकिन जो चलती हुई वायु है उसको हवा कहते हैं। तो वो तो हर जगह हवा चल रही है। हमारे चारों ओर अब कमरे में बैठे हो अभी, क्या इसके इसके अंदर विंड है क्या, या हवा है, वायु है? तो ये विंड नहीं है। विंड कहते हैं, एयर इन मोशन को विंड कहते हैं, और वो भी हॉरिजॉन्टल मोशन को। अगर हॉरिजॉन्टली चल रही है वो, हमेशा विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। लो प्रेशर का मतलब है कि यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठ रही है और यहाँ पर जगह खाली हो रही है। जगह खाली होने की वजह से यहाँ पर भरी हुई हवा इस तरफ भागती है। तो ये विंड की डायरेक्शन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। तो अब ये एयर जो है मोशन में है, हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज जो मोशन है,
इसको कहते हैं विंड। अगर ये हवा ऊपर की तरफ उठ रही है तो इसको कहते हैं करंट, धारा। ठीक है, तो ये राइजिंग हॉट एयर तो करंट हो गया ना, और हमारे चारों तरफ हवा है वो मोशन में नहीं है, तो गति में जो हवा होती है उसको विंड कहा जाता है। तो राइट राइट आंसर हमारा हो गया है सी। आप सभी का आंसर भी जो जो है मुझे लगता है ठीक ही है। और अब देखिए, एयर इज प्रेजेंट इन, एयर कहाँ पर मौजूद है? ये टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्या ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, या सोइल में प्रेजेंट है, या वाटर ऑफ पोर्स, लेक और सीज में प्रेजेंट है? तो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वातावरण में है हवा, तो वायु में है, मिट्टी में कहाँ से होगी? लेकिन मिट्टी में भी हवा है। ठीक है, मिट्टी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ पर हवा भरी रहती है। अब देखिए, तालाब, झील और समुद्र का पानी। आपको मैंने बताया, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जब लाइफ धरती पे आई थी तो क्या ऑक्सीजन थी? ऑक्सीजन नहीं थी। देखिए, लाइफ जो बनी है वो पानी में बनी है, समुद्र के पानी में बनी है, और पानी में ब्लू ग्रीन एल्गी जो था उसने CO2 को यूज किया और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू किया। ये ऑक्सीजन पहले इस पानी में घुलती रही, जब ये सेचुरेटेड हो गया पानी, इससे ज़्यादा नहीं घुल सकता, तब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज करना शुरू किया। तो इसका मतलब क्या है कि पानी में सबसे पहले ऑक्सीजन बढ़ी थी, उसके बाद वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आया है, और हमारा एटमॉस्फेयर O2 रिच हुआ है, O2 पहले नहीं थी। ठीक है, लाइफ जब शुरू हुई जो O2 नहीं थी, अब हमें तो O2 चाहिए चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में जो O2 आ गई है वो पहले पानी में भी थी, तो आज भी पानी के अंदर वो ऑक्सीजन है, और वो यही पानी की जो ऑक्सीजन है वो घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन को फिश वगैरह यूज करते हैं, गिल्स के द्वारा वो उसको ले लेते हैं और ऑक्सीजन को यूज करते हैं रेस्पिरेशन में। तो फिश जो है वो अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स को यूज करती है, और वो वाटर में घुली हुई है। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पर मुझे लगता है हो गया होगा किसी को। तो एवरीवेयर है हवा, जो है ना, एवरीवेयर है, वो वातावरण एटमॉस्फेयर में भी है, पानी के अंदर भी है, पानी की बॉडीज के अंदर भी है, और मिट्टी के अंदर भी है। ठीक है, तो आपको ये अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। काफी बच्चों ने क्वेरीज भी पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल आएंगे, कुछ आगे आगे क्वेश्चन। कौन सा करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब क्या है कि तीन जो है वो ठीक होंगे और एक गलत होगा। तो सबसे पहले तो तीन ठीक देख लेते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, ये तो सही है, सबसे बड़ा पार्ट जो है नाइट्रोजन है 78%। तो ये तो हो गया ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। हवा का प्रमुख हिस्सा नाइट्रोजन है। एयर बिकम थिनर एंड थिनर एज वी गो हायर एंड हायर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, बिल्कुल। एयर जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं तो थिनर होती चली जाती है, क्योंकि ज़्यादातर एयर जो है वो नीचे की तरफ है, ज़्यादा डेंस एयर नीचे की तरफ है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वो बहुत 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 थिन होती चली जाती है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से एयर जो है वो नीचे ज़्यादा है। तो ये तो ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें गलत ढूंढना है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या उत्पादन करते हैं? ऑक्सीजन, ये भी ठीक है। जो एंड प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। प्लांट डू नॉट रेस्पायर, पौधे श्वसन नहीं करते हैं, पौधे सांस नहीं लेते, ये गलत बात है। पौधे भी रेस्पिरेशन करते हैं, और वो रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए O2 का यूज करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। यहीं पर जो है कल क्विज में क्वेश्चन गलत हुआ कई बच्चों का। मैंने लिखा था कि रेस्पिरेशन में वो CO2 छोड़ते हैं या O2, रेस्पिरेशन में वो O2 छोड़ते हैं, ये गलत बात थी। वो CO2 ही छोड़ते हैं बाकी जीवों की तरह, बस वो फोटोसिंथेसिस में जो है CO2 से O2 बनाते हैं। ठीक है, ये पौधे श्वसन करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारा सही आंसर डी हो गया। अब बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन पे। व्हाट इज एयर, एयर क्या है? जो हवा है वो क्या है? एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। ठीक है, एक प्योर सब्सटेंस है, कोई एक एलिमेंट की बनी, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं मिली हुई है क्या? एक एलिमेंट है, एक तत्व है। एनीथिंग थिंग डिपेंड ऑन द प्लेस वेयर इट इज फाउंड, कुछ भी जो उस स्थान पर निर्भर करता है जहाँ यह पाया गया। एयर क्या है? एयर का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं हो सकता। एयर जो है एक मिक्सचर है। ठीक है, इसमें वैरायटी ऑफ गैसेस मिक्स हो रखी हैं, O2 N2 CO2 ऑर्गन और बाकी वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल बहुत सारे हैं। लेकिन मिक्सचर क्या होता है? जिसमें ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, और कोई भी केमिकल रिएक्शन आपस में नहीं करते, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। मिक्सचर क्या होता है? बहुत सारे सब्सटेंसों मिक्स मिक्स किए जाएं, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो, और साथ ही साथ ये अपनी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करे, और केमिकल रिएक्शन ना हो, कोई कंपाउंड आपस में मिलकर ना बनाए। तो इसलिए ये मिश्रण है। हवा में आपके साथ सारी चीजें हैं। एक शुद्ध पदार्थ का मतलब है कोई एक चीज होगी, लेकिन इसमें तो बहुत सारी चीजें। एक तत्व का मतलब भी वही है कि एक ही चीज होगी, नहीं। और ये स्थान पर निर्भर करता है, ये गलत है। तो सीधी सी बात है, हम हमारी एयर की बात कर रहे हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर की, तो ये ए आंसर इसका सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एयर, इनमें कौन सा वायु का एक गुण नहीं है? इट ऑक्युपाइज स्पेस, ये स्थान घेरता है, हवा स्थान घेरती है, बिल्कुल घेरती है। आप एक गुब्बारे को फुलाइए, गुब्बारा जो है जगह घेरेगा, इसका मतलब हवा भी स्थान घेरती है। ठीक है,
इट इज ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल। आप सामने देखिए, अपने कमरे में देखिए, बीच में कितनी सारी हवा है, क्या आपको कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ये ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार आप देख सकते हैं, ये भी ठीक है। इसने पूछा कौन सा गुण नहीं है, तो वही बात है, तीन तो हमारे ठीक है और एक गलत है, और यही आंसर हमारा होगा। तो ये दो ठीक हो गए। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, बिल्कुल, हवा जो है जीवन के लिए आवश्यक है, ये भी ठीक हो गया। तो ये तीन तो हमें मिल गए, अब हमें एक मिला है, यह एक यौगिक है। जी नहीं, यह यौगिक नहीं है, कंपाउंड का मतलब है केमिकल रिएक्शन हो गई है और चीजें आपस में जुड़ के अपनी आइडेंटिटी को लूज कर गई है। ठीक है, ये यौगिक नहीं, ये एक मिक्सचर है, ये एक मिश्रण है। तो हमारा ये आंसर, ये ऑप्शन गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है कौन सा गलत है, कौन सा इसका गुण नहीं है। अब बताइए, द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू द ऑक्सीजन इज इन एयर इज 1:4। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के कंपैरिजन में रेशियो पूछा है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में है। वायु में नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 1:4, 4:1, 3:1, 1:2। देखिए, हम आपको कई बार आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कई जगह पर कि 3/4 जो है, 3/4 ऑफ एयर इज नाइट्रोजन। 3/4 का मतलब है लगभग 75% हो गया। ठीक है, चार में से तीन हिस्से, तो ये 75% हो गया, और हमने देखा कि वो 78% है, बिल्कुल सही आसपास है। तो एक एक हिस्सा क्या रह गया, मैक्सिमम जो है वो 21% क्या है, ऑक्सीजन है। तो हमारा सही आंसर ये होगा, 3:1 आंसर होगा। 3 पार्ट जो है नाइट्रोजन है और लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहे हैं, 1 पार्ट जो है वो ऑक्सीजन है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3/4 कौन हो गया? अब देखिए, 3/4 कौन हो गया, नाइट्रोजन, और 1/4 क्या हो गया, ऑक्सीजन। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन हो जाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? तो आज जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो 31 या 32 है। ठीक है, नहीं, 21 या 22 है, तो उसको आप देख लेना आपका क्या स्कोर है। सभी बच्चे जो है अपना स्कोर जरूर बताया करो, मुझे रेगुलरिटी देखनी है बच्चों की, रेगुलर वो पढ़ रहे हैं कि नहीं। और खासतौर से जो रेगुलर बच्चे हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट तो दे दिया ही जा रहा है। तो आप रेगुलरिटी, आपके आप कमेंट में अपना स्कोर बताएं, ठीक है, क्लास के बाद, क्योंकि ये क्लास लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। टाइम कंजेशन की वजह से लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ। तो लाइव क्लास में तो आपका स्कोर मैं देख पाता हूँ, हालांकि मैं लाइव चैट देखता हूँ। ठीक है, कौन बच्चा प्रेजेंट था कौन नहीं था, मैं वो देखता रहता हूँ, तो लाइव चैट देख लेता हूँ। लेकिन आप अपना स्कोर तो मैं आपको नहीं पता चलता ना उसमें। मैं हर एक लाइव चैट किसने कितना सही स्कोर किया मुझे आइडिया नहीं हो पाता। तो आप कमेंट में अपना स्कोर बता दिया कीजिए, और साथ ही साथ अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको क्वेश्चन पसंद आए, क्लास यूजफुल लगी या नहीं लगी। ठीक है, वो ज़रूर बताइए, सजेशन दे सकते हैं कि और क्या किया जाए। ठीक है, आप सभी के सजेशन से ही ये क्लासेस चल रही हैं। आपने कहा था 10 क्वेश्चन की से बढ़ाया जाए, ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाए, तो 20, 30, 50 जितना कोशिश हो सकती है वो करवाया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, फिर से नॉट करेक्ट है, कोई एक गलत करेक्ट किया गया है, कनेक्ट किया गया है। एयर इज ए गैसियस मिक्सचर, ये तो ठीक है, वो तो मिक्सचर है। विंड इज एयर इन मोशन, बिल्कुल, हवा जो वायु जो है वो क्या है, वो गति में जो हवा होती है उसको कहते हैं। एटमोसफेयर क्या है, इट इज ए थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग आवर अर्थ, ये थिन लेयर है, पृथ्वी के चारों तरफ हवा की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो कंबशन को सपोर्ट करती है, ये भी ठीक है। अब है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस, ये गलत है। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जाती है और O2 छोड़ी जाती है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। नए नए ऑप्शन पे चलते हैं, नए क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पेयर इज नॉट करेक्ट, फिर से वही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक ऑप्शन गलत है, जोड़ा सही नहीं है, और बाकी तीन ठीक है। ठीक है, तीन तो ठीक है और एक गलत है, और वही हमें ढूंढना है। नाइट्रोजन मेक्स 2/3 पार्ट ऑफ द टोटल, यही गलत है। नाइट्रोजन जो है वो 2/3 नहीं है, 3/4 पार्ट जो है कंस्टिट्यूट करती है, 78%, लगभग 75% के आसपास है। तो यही वो ऑप्शन गलत है, बाकी ठीक, बाकी भी ऑप्शन देख लेना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन फॉल्टी हो जाता है। रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है, अभी मैं आपको बताया था, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर फूड को कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में, और CO2 रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट, ये तो ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। विंड मिल क्या है, वो यूज करती है विंड पावर टू रोटेट, बिल्कुल, पवन चक्की जो है वो अपने उसको पंखे को घुमाने के लिए पवन ऊर्जा का प्रयोग करती है, ये भी ठीक है। तो हमारा सही आंसर ए ही हो गया, ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? व्हेन एयर इज इन मोशन इट इज कॉल्ड एज विंड, बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक है। तो एक गलत निकालना है, तीन ठीक है, एक गलत निकालना है। एयर हैज नो कलर, वन कैन सी थ्रो इट, इट इज ट्रांसपेरेंट, एयर का कोई कलर नहीं है। ठीक है, उसमें कोई गंध नहीं होती, अगर एयर में आपको बदबू आ रही है मतलब पोल्यूशन हो रखा है। एयर का कोई रंग भी नहीं है, आपको कलरफुल एयर दिखाई दे रही है मतलब कुछ ना कुछ पोल्यूशन, धुआं हो रखा है, कुछ भी हो रखा है।
तो कोई भी इसके माध्यम से सीधे देख सकता है ये पारदर्शी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हमें गलत वाला ढूंढना है। वायु वास्तव में एक पदार्थ नहीं बल्कि एक यौगिक है, ये गलत है। ठीक है, ये जो है इज नॉट ए वन स्टार, इट इज ए योग, कंपाउंड नहीं है, ये तो मिक्सचर है। एयर कंटेन्स टेनी डस्ट पार्टिकल, और वायु में धूल के छोटे कण होते हैं, ये तो ठीक है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, ये वाला, क्योंकि हमें गलत ढूंढना था, तो हमारा राइट आंसर सी हो गया है। क्वेश्चन ऑप्शंस जो है लगभग वही रिपीट हो रहे हैं, लेकिन वो घूम घूम के दूसरी तरीके से पेश किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, फिर से कौन सा करेक्ट नहीं है, फिर से वही बात है, तीन ठीक होंगे, एक गलत होगा, यही हमारा आंसर होगा। कंपोनेंट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हम क्वेश्चन को गलत सही ढूंढ के उस पे इसको गलत अटेम्प्ट कर देते हैं, तो ये स्ट्रेटजी अपनाओगे तो कभी गलत नहीं होगा। द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट बर्निंग इज कॉल्ड ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक है। अब है द ऑक्सीजन हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द डाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है, डाइजेस्टेड फूड। अब है इनिशियल ड्रॉप ऑफ फर्स्ट रेन ब्रिंग ए लॉट ऑफ डर्ट अलोंग विद देम, जो शुरुआत की बारिश होती है वो अपने साथ बहुत सारी डर्ट लेके आती है। आपने देखा होगा बारिश जब होती है, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है या कुछ और चीज़ है, तो आपने देखा होगा कि जो अगर हल्की बूंदाबांदी हुई है तो वो गाड़ी को धोती नहीं बल्कि और गंदा ही कर देती है, वो अपने साथ बहुत सारी धूल वगैरह लेके आती है, ये भी सही है। अब है द एक्वेटिक एनिमल यूज ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। देखिए पहली लाइन तो ठीक कह दी, दूसरी लाइन गलत कह दी, तो यही गलत है। इसने कहा कि जलीय जंतु जो है ना वो श्वसन के लिए पानी से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन यह तभी संभव है क्योंकि ऑक्सीजन पानी में घुलनशील नहीं, ये गलत है। ऑक्सीजन पानी पानी में घुली हुई है तभी तो वो उससे ले पाते हैं ना, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया और हमारा आंसर डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। नाइट्रोजन ऑफ द एयर इज यूज्ड ऑन द लार्ज स्केल टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, ठीक है, हवा के जो नाइट्रोजन का उपयोग जो है उर्वरकों के निर्माण में बड़े पैमाने पर किया जाता है, ये तो ठीक है। हमें एक निकालना है तो इसमें भी वही स्ट्रेटजी है, ये तीन ठीक है और ये गलत है, यही आंसर होना है हमारा, कि सही नहीं वाला पूछा है। तो नाइट्रोजन जो एयर है वो फर्टिलाइजर बनाने में यूज होती है, बिल्कुल सही है। मेथड ऑफ सेपरेटिंग टू कंपोनेंट ऑफ मिक्सर विच इज बेस्ड ऑन विंड इज विनोइंग, ये बिल्कुल सही है। विनोइंग एक टेक्निक है जिसके अंदर आप अंदर जो है दो कंपोनेंट एयर के अंदर जो उनको सेपरेट किया जाता है। वी कैन नॉट सी एयर, ये गलत है, हम एयर, हाँ ये तो नहीं सही है ये। हम एयर को नहीं देख सकते क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, रंगहीन है, गंधहीन है। एयर इज कंपाउंड नॉट एन एलिमेंट, ये गलत है। एयर ना तो तत्व है ना ही यौगिक है, एयर इज मिक्सचर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन तो आपको मिल गया, आंसर भी आपको यही हो गया, लेकिन बाकी चीज़ें भी आपको कई कई सारी आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मैंने कहा था कि शायद ज़्यादा क्वेश्चन है, तो ये 31st क्वेश्चन हमारा शुरू हो गया है। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है ये हो चुका है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मतलब 31 क्वेश्चन है टोटल। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, एयर इज एन ओपेक मटेरियल, गलत है। नोट, एयर तो ट्रांसपेरेंट है ना, पारदर्शी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एयर फॉर देयर सर्वाइवल, सभी जीवित व्यक्तियों को जो है एयर चाहिए सर्वाइवल के लिए। एयर कंटेन्स वाटर वेपर, क्या एयर के अंदर वाटर वेपर होते हैं, ये नया ऑप्शन आ गया, जी हाँ होते हैं, ये भी सही है। अब है एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग थिंग, बिल्कुल वायु को जो है वस्तु को जलाने के लिए एयर जरूरी होती है, ये भी सही है। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, लेकिन आपने देखा होगा चांद के ऊपर जो है एटमॉस्फेयर नहीं है। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर एयर जो है वो मीडियम बनती है साउंड के लिए, ठीक है। अगर आप चांद पे होते हैं तो एयर से जो है वहाँ पर एयर नहीं है, तो आप किसी को आवाज़ लगाते हैं आपको सुनाई नहीं देगा, अंतरिक्ष में भी सुनाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ पर निर्वात है, वायु नहीं है। अब एयर अगर जहाँ पर वो मीडियम बनती है साउंड को ट्रैवल करने का, ठीक है। तो यहीं पे हमारे क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर हमें बताइए, क्या ये क्लास को यूजफुल रही, बाकी क्लासेस और लेके आए आपके लिए, कैसे क्या किया जाए आप अपने सजेशन दे सकते हैं। रेगुलरली जो कम्युनिकेशन आपका बना रहना चाहिए, वन साइड ना रहे, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, ठीक है। लाइव क्लास से कोशिश की जाती है कि लाइव क्लास भी दी जाए, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है, तो लाइव क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे कम्युनिकेट करने का माध्यम ये है कि आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपने सजेशन बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। कैसी लगी, आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन हो जाता है। बच्चे काफ़ी व्यू करते हैं, अगर नहीं पसंद आई तो वो भी बताइए। जैसे कल की वीडियो पे 200 प्लस व्यूज़ हैं, लेकिन बच्चों ने लाइक तो किया है, लेकिन अगर नहीं लाइक पसंद आई, कुछ कमी है, तो वो भी नहीं बताया कमेंट में, वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अपना ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उस पर आपको बहुत सारी फ्री डेमो क्लासेस मिल जाएंगी अगर आप देखना चाहते हैं।
और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। केवीएस का कोर्स जो है कुछ ही दिन में आपको जो है इसके बारे में जो है सूचना मिल जाएगी कि हमने लॉन्च कर दिया है, इसकी इनरोलमेंट शुरू कर देंगे और वो डेट बता दी जाएगी किस डेट से जो है क्लासेस शुरू हो रही है। ठीक है, वो आपको जो है जल्दी इंटीमेट कर दिया जाएगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। कुछ बच्चे हमें कॉल कर रहे हैं कि आपने जो केवीएस में कंटेंट की बात की थी उसके बारे में बताइए, तो उसके बारे में भी जो है जल्द बता दिया जाएगा। ठीक है, टाइम का थोड़ा कंजेशन है, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं कई चीज़ों में, क्योंकि एकेडमी पर ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, ऑफलाइन के अलावा गूगल मीट बैच भी चल रहा है, और गूगल मीट बैच के साथ साथ आपको सॉरी, इसके गूगल मीट बैच के साथ साथ आपको ऐप के कोर्स भी चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसलिए टाइम कंजेशन हो रहा है, लेकिन उससे टाइम निकाल के आपके लिए जो हम यूट्यूब पे हैं, ठीक है, स्पेशल आपके लिए, तो यूट्यूब पे क्लासेस जो है वो आती रहेंगी। तो फिडियाज एकेडमी को के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वहाँ आपको काफ़ी चीज़ें मिलती रहती हैं, नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं, आपको कैसा लगा ये भी बताइए। नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमने चांद पे जाना सीख लिया है तो वो भी पॉसिबल हो गया है, हमने दूसरे ग्रह पे अपने यान भेज दिए हैं वो भी पॉसिबल हो गया है, और आदमी जो है वो वायुयान में उड़ के बैठ के उड़ रहा है, सब पॉसिबल है। ठीक है, सब जो भी हम इमेजिन कर सकते हैं वो पॉसिबल है। आपने एक ड्रीम देखा है, वो ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया ने वो अचीव कर लिया है, तो आप भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, देर इज नो अल्टरनेटिव फॉर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट मत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, और हार्ड वर्क आईक्यू को भी बीट कर देता है, और हार्ड वर्क आपके लक को भी बीट कर देता है। आप अपनी, कहते हैं ना, भगवान उसी की सहायता करते हैं जो खुद की स्वयं सहायता करते हैं। अपने लिए हार्ड वर्क करेंगे तो लक आपके साथ हो जाएगा, और ईश्वर से मांगिए, हार्ड वर्क कीजिए, और फिर हाथ फैला के मांगिए, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि आप सभी अगर पहले कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, तो आपने इसको चैलेंज के रूप में लेना है, ना कि इसको नेगेटिविटी के रूप में, क्योंकि बहुत सारे लोग फेल होते हैं, लाखों लोग फेल होते हैं, आप अकेले फेल नहीं हुए। ठीक है, यूपीएससी में कोई एग्जाम देता है, 7 लाख फॉर्म भरते हैं, और उसमें से पास कितने होते हैं? 15,000 प्री में, उसके बाद 700-800 जो है फाइनल पास होते हैं। तो इन लोगों का हौसला देखिए, मतलब आप कोई नेगेटिव काम नहीं किया, आपने आपने फेल हो गए, कोई बात नहीं, अब आगे इसको चैलेंज के रूप में ये मान लीजिए आपकी परीक्षा हो रही है। ठीक है, उस परीक्षा में आपको जो है जितना ज़्यादा आपको हार्डनेस दी जाएगी, इसका मतलब आपसे एक्सपेक्टेशन ईश्वर को ज़्यादा है, आप ज़्यादा हार्ड कंडीशन, आपको ज़्यादा वो तपाना चाहते हैं, आपको ज़्यादा हार्ड बनाना चाहते हैं, इसलिए आपकी परीक्षा ली जा रही है, उस परीक्षा में आपको खरे उतरना है, और आप उतरेंगे भी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।